अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अपने सेल स्ट्रक्चर की सीरीज़ का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। बच्चों, साइटोप्लाज्म शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ रिवाइज करवा दूं आपको जो हमने पहले पढ़ रखी है। वो ये है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 पर हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है। और प्यारे बच्चों जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। और प्यारे बच्चों, तीसरा है न्यूक्लियस। इसमें से एक हमने पढ़ लिया है और दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो हेडिंग दे लेते हैं साइटोप्लाज्म। प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म सेल का वो पोर्शन है, सपोज कर लो, समझ लो ये सेल है। बच्चों, ये सेल है और ये सेल की बाहर वाली बाउंड्री, इसका नाम है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको नाम दे देते हैं, आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये है मेरे पास न्यूक्लियस। वो रीजन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला हिस्सा है, इस हिस्से को नाम दिया जाता है, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम दे देंगे बच्चों इसको? साइटोप्लाज्म। याद रह जाएगी बात। तो बच्चों, हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट कौन कौन से। नंबर 1, एक ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बोले तो इसका जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है ये उसकी बात कर रहे हैं, जो लिक्विड पोर्शन है ये उसकी बात हो। और दूसरा इसका बड़ा हिस्सा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर मौजूद है सेल ऑर्गेनल्स। आप जानते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जो रीजन साइटोप्लाज्म है लातदार डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनल्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फॉर एग्जांपल बच्चों, इसके पास इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई एक और ऑर्गेनल है जिसको नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अरे बच्चों, इसके अलावा गोल्जी मौजूद है इसके पास। डिफरेंट ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाई जाती है सेल के अंदर। तो ग्राउंड मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन पोर्शन, लिक्विड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर सस्पेंडेड है सेल ऑर्गेनल्स। और प्यारे बच्चों, तीसरी बात करते हैं और वो है इसका इंक्लूजन्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? इंक्लूजन्स का नाम देते हैं। ये 3 इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके? साइटोप्लाज्म के। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन पे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और बच्चों, बात करते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स। ग्राउंड मैट्रिक्स फर्दर 2 टाइप्स का है। एक को कहते हैं हम साइटोसोल और एक को नाम देते हैं हम बच्चों साइटोजेल। ये 2 इसके पोर्शन। और उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो आपको ग्राउंड मैट्रिक्स है, एक्चुअली ये कौन सा सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों? ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हो। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता जैसे सस्पेंशन में होता है, और बहुत छोटा नहीं होता। और इसके 2 पोर्शन है। एक है साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर वाटर है प्यारे बच्चों, ये एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर है साल्ट, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट्स। प्यारे बच्चों, ये सल्यूट्स हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो इसमें डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये इसके अंदर मौजूद होंगे जो साइटोसोल वाला हिस्सा बनाता है। और एक और बात जो इसके बारे में आपको बताता चलूं साइटोसोल के हवाले से, कि साइटोसोल जो है वो लेस या नॉन विस्कस हो एज कंपेयर टू दी साइटोजेल। अब बात करते हैं साइटोजेल की। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा विस्कस होता है। विस्कस बोले तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होती है, लाइक हनी। बच्चों, इस विस्कस साइटोजेल के अंदर उसी तरह सॉल्वेंट तो वाटर ही है, ये एज ए सॉल्वेंट यहां पर भी यूज हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो सल्यूट्स होंगे वो होंगे बच्चों प्रोटीन्स, वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वो यहां पर होंगे लिपिड्स, या इन शॉर्ट मैं आपको यूं कह दूं कि यहां पर पॉलीमर्स होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, जिस वजह से ये साइटोजेल है।
और एक और बड़ा अहम एमसीक्यूज आपको बताता चलो, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है या ग्राउंड मैट्रिक्स है, इसमें 90% जो है वो तो पानी ही होता है। अरे बच्चों, ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है। 90% इसमें क्या होता है? पानी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी यहाँ पर मेन सॉल्वेंट के तौर पर यूज हो रहा है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्यूट्स जो है वो डिसॉल्व है। अगर तो सोल्यूट ये वाले डिसॉल्व है तो साइटोसोल का, और अगर थोड़े से लार्जर मॉलिक्यूल हैं तो फिर हम उसको साइटोजेल का नाम। अरे बच्चों, एक और वाज़ेह बात आपको बताता चलूं कि अब ये साइटोसोल कौन सा हिस्सा होगा और साइटोजेल कौन सा हिस्सा होगा वो जान लें। आपका ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके दो रीजन्स होते हैं। एक इनर है, इसको नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्म, और बच्चों एक जो आउटर रीजन है ये बाहर वाला, इसको नाम दिया जाता है एक्टोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? एक्टोप्लाज्म। ये इसकी लोकेशन है, दो रीजन्स हैं। अब ये दो रीजन्स हम किस वजह से कर रहे हैं? ये दो रीजन्स हम ये दो जो सोल्यूशन है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन, इस वजह से कर रहे हैं बच्चों। तो याद रखना, जो साइटोजेल है ये होगा, ये आपका मौजूद होगा बच्चों एक्टोप्लाज्म के अंदर। कहां पर मौजूद होगा जी? एक्टोप्लाज्म के अंदर। और जबकि आपका जो साइटोसोल है ये आपका एंडोप्लाज्म का हिस्सा हो। और एक और बात बताता चलूं, इनके अंदर फेज रिवर्सल होता है। फेज रिवर्सल का मतलब ये हुआ कि ये जो साइटोप्लाज्म तो हर वक्त ही मूव करता रहता है, तो ये इंटरचेंजेबल होता है। यानी कि एक्टोप्लाज्म का हिस्सा एंडो में जा सकता है, एंडोप्लाज्म के कंटेंट जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं इनका। यानी कि साइटोसोल साइटोजेल के अंदर कन्वर्ट होता रहता है और साइटोजेल जो है वो साइटोसोल के अंदर कन्वर्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये थी दो मेजर हमारे पास हिस्से साइटोप्लाज्म के, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमारे पास आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, इसके अंदर आएंगे हमारे पास गोल्जी मौजूद होगा। प्यारे बच्चों, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और इसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद होंगे और बहुत सारे दीगर ऑर्गेनल जो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं इंक्लूजन्स की। व्हाट आर इंक्लूजन्स? इंक्लूजन जो है आप कहें कि नॉन लिविंग कंटेंट है, नॉन लिविंग कंटेंट्स। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आ सकती है आपकी स्टोरेज फूड या स्टोर्ड फूड इसके अंदर आ सकती है। एग्जांपल ले रहा हूं ग्लाइकोजन की, या बच्चों लिपिड्स की बात कर, तो लिपिड्स अगर स्टोर हो रहे हैं और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं तो वो इंक्लूजन कहलाएगी। ये बाजू का वेस्ट को भी स्टोर किया जा सकता है थोड़ी टाइम के लिए। वेस्ट जो है अगर वो एक्यूमुलेट हुए तो हम उसको भी नाम दे देंगे इंक्लूजन्स। अरे बच्चों, जब हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म की कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो उसके बाद हम एक और बात करेंगे और वो ये होगा जी फंक्शंस क्या है साइटोप्लाज्म के। टॉपिक है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। आपने जो साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? तो बच्चों एक याद रखना चीज वो ये है जो हमने इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ा है कि इंक्लूजन की फॉर्मेशन भी इसका फंक्शन ही है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि स्टोर कर लेता है, स्टोरेज ऑफ फूड को ये स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपके मसल सेल्स और आपके लीवर सेल्स ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह आपके एडिपोज टिश्यूज फैट को स्टोर कर लेते हैं अपने ही साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक बड़ा अहम इसका फंक्शन बता रहा हूं वो है फूड की स्टोरेज। अब वो फूड की स्टोरेज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो वो ग्लाइकोजन हो सकती है और प्यारे बच्चों या फिर इसको लिपिड्स की शक्ल में भी फूड को स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। अब दूसरा फंक्शन, ये तो है फर्स्ट फंक्शन। नंबर टू है बच्चों मैनी केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपका साइटोप्लाज्म जो है वो परफॉर्म करवाता है। आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। सरेफेरिस जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। ग्लाइको ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना है। मकसद क्या है? मकसद एनर्जी को हासिल करना है। बेटा आपने खाना खाया है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया है, सेल के अंदर गया है, उसका मकसद क्या है बच्चों? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को हासिल करना है, एटीपी की प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा एक और बड़ा हम फंक्शन लिखने लगा हूं
प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं, वो राइबोसोम्स प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि अब यहाँ पर राइबोसोम जब भी प्रोटीन बनाएंगे तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली उसको एक्सपोज करेंगे और वहां पर उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद वो आगे अपने फंक्शंस के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा इसके फंक्शंस के अंदर, वो है इसकी मूवमेंट। नाम है जी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। बड़ा अहम इसका एक फंक्शन है। इसको एक और नाम भी देते हैं, साइक्लोसिस। बच्चों, आपका जो साइटोप्लाज्म है ये हर वक्त मूव करता रहे। अब इसके मूव करने से होगा क्या? इसके मूव करने से फूड की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, कलेक्शन ऑफ CO2 एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट जो है वो इक्वल होगी। और बच्चों, इससे ऑर्गेनल जो है वो मूव करती रहती हैं ऑल द टाइम सेल के अंदर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम किसको कहते हैं? नदी को जो हर वक्त बहती रहती है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म हर वक्त मूव करता रहता है और उसके मूव करने से चीजें मिक्स होती हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, फूड की। तो बच्चों, ये थे इसके फंक्शन साइटोप्लाज्म के। अब हम अपने तीसरे बेसिक फंक्शन की तरफ जाएंगे जिसका नाम है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस। बच्चों, आज बड़ी ही अहम ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं। आपके सेल का बेसिक कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। अरे बच्चों, इस न्यूक्लियस को हम ब्रेन कहते हैं सेल का। जैसे आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह आपका न्यूक्लियस आपके पूरे सेल को कंट्रोल रहा होता है। या हम इसको एक और नाम भी दे देते हैं, हम कहते हैं ये कंट्रोल सेंटर है, सेल को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल कर रहा है बच्चों? क्योंकि इसके पास मौजूद है डीएनए। अब डीएनए आपको पता है आपका वो प्राइम मॉलिक्यूल है जिसके पास आपकी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो आपको हर कैरेक्टरिस्टिक देता है, जो आपके स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करता है, जो आपके फंक्शंस को बिल्ड करता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनवाता है, आपके बालों को कलर देता है, बालों को शेप देता है, आंखों को कलर देता है, आंखों को शेप देता है प्यारे बच्चों, स्किन के कलर को डिफाइन करता है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसको डिफाइन करता है। तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? वो डीएनए के पास है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए चूंकि इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है तो हम इसको कहेंगे कि ये न्यूक्लियस प्राइम ऑर्गेनल है जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, एनिमल सेल्स के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन रखता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो एक पेरिफेरल लोकेशन रखता है। ये न्यूक्लियस है तो ये एक पेरिफेरी पे मौजूद होगा। ये पेरिफेरी पे क्यों मौजूद है? एक कोने में क्यों मौजूद है बच्चों? क्योंकि वैक्यूल मौजूद है। इस वैक्यूल की वजह से एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से ये न्यूक्लियस एक साइड पे आ जाता है। अब ये जो वैक्यूल है ये क्या है? ये एक प्लांट के अंदर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनल होती है, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस को लेकर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या हुआ? एक, और न्यूक्लिएट एक न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स। आपके ज्यादातर जो बॉडी के सेल्स हैं उनके पास एक ही न्यूक्लियस है। और कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनको बाइन्यूक्लिएट भी कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो, जिनके पास दो न्यूक्लियस होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके कुछ बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लीवर के सेल, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट कहते हैं लीवर के सेल्स को। आपके जो लीवर के सेल्स हैं उनको नाम दिया जाता है हेपेटोसाइट। कुछ हेपेटोसाइट्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। और इसी तरह कुछ कार्डियक सेल्स ऐसे होते हैं, आपके दिल के जो सेल हैं वो भी कुछ इस तरह के हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद बात करेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, जिनके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, और 3 से लेके ये 100 तक हो सकते हैं एक सेल के अंदर। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। प्यारे बच्चों, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ये सेल पाए जाते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। याद रखना, अगर तो ये एनिमल का सेल है तो फिर इसके लिए एक खास टर्म यूज की जाती है और उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों सिंसिशियल सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, हम उसको कहते हैं सिंसिशियल सेल। और प्लांट के अंदर यही सेल अगर प्लांट के अंदर मौजूद होगा, या फंजाई के अंदर मौजूद होगा, या एल्गी के अंदर मौजूद होगा, तो बच्चों हम अब इसको नाम दे देंगे सिनोसिटिक सेल।
ऐसा सेल जिसके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, हम उसको सिनोसिटिक नाम दे देंगे। अगर वो प्लांट का सेल है, अगर वो फंगस का सेल है, या अगर वो एल्गी का सेल। तो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर वो एनिमल का सेल है तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? सिंसिशियल सेल। प्यारे बच्चों, कोई मिसाल भी तो होनी चाहिए। हमसे कोई पूछ ही लेता है, भाई वो कौन से आपके बॉडी के सेल्स हैं जिनके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं? तो बेटा नोट कर लो, आपकी बोन के अंदर बोन को डिसॉल्व करने वाले एक खास किस्म के सेल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है ओस्टियोक्लास्ट। बड़ा अहम एमसीक्यूज है, एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है। ओस्टियोक्लास्ट पार्ट 1 में एंड वाले चैप्टर के अंदर जाके हम इसको पढ़ेंगे। ओस्टियोक्लास्ट ये बोन को डिसॉल्व करने के लिए, बोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको रिमॉडल करने के लिए, उसको शेप देने के लिए ये सेल्स मौजूद होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। प्यारे बच्चों, एक और मिसाल लेते हैं। आपके जो स्केलेटल मसल सेल है, स्केलेटल मसल जो है, उनके जो सेल्स हैं प्यारे बच्चों, उनके अंदर भी एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। हम उनको भी सिंसिशियल सेल का नाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट, फंजाई या एल्गी की। बहुत सारी एल्गी जो है और बहुत सारी फंजाई है, बहुत सारी प्लांट्स के ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा एक फंजाई लाइक, जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड है प्यारे बच्चों, इसके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसको भी सिनोसिटिक कहा जाता है। और आपकी बहुत सारी फंगस ऐसी होती हैं जो सिनोसिटिक होती हैं, और कुछ एल्गी भी हैं आपकी जिनके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। प्यारे बच्चों, एक और मिसाल मेरे ज़हन में आई है बाई न्यूक्लिएट को लेकर। मैंने यहां पर हेपेटोसाइट्स और कार्डिक सेल की मिसाल दी। एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मेरे ज़हन में आ गया है जिसका नाम है जी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी दो न्यूक्लियस होते हैं। इसको भी बाई न्यूक्लिएट का नाम दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो होगी हमारे इसकी न्यूक्लियस के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेल्स की क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, अब एक और बात हम ये करेंगे कि भाई न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से, यानी कि न्यूक्लियस जो है उसके हिस्से कौन कौन से हों। तो प्यारे बच्चों, ये देख लीजिएगा। न्यूक्लियस है नंबर 1, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये वो ऑर्गेनल है आपकी जो डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये न्यूक्लियस है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है और एक इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है। इस स्पेस को नाम दिया जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम है। और दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, और इनको कलेक्टिवली नाम देंगे हम न्यूक्लियर एनवेलप का। प्यारे बच्चों, अब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर चले जाओ, बल्कि नहीं, अभी न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर एक और स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोपोर्स। ये सुराख होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे, और बड़ा हम एमसीक्यूज पूछा जाता है कि भाई वो कौन सा पॉइंट है न्यूक्लियस में जहां पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंबाइन होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वो पॉइंट है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियस है और ये उसका पोर। अब न्यूक्लियर पोर, यहां से कोई मटेरियल ने अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से किसी चीज ने बाहर आना है तो वो इसी न्यूक्लियर पोर को यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, फिर बात करते हैं इसके अलावा तीसरी चीज, अंदर चलते जाए। इसका जो लिक्विड पोर्शन होगा, जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, उसको नाम दिया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक इसके अंदर पाया जाएगा प्यारे बच्चों आपका डीएनए, या हम इसको क्रोमैटिन का नाम दे देते हैं। क्रोमैटिन इसको क्यों कहते हैं, थोड़ी देर बाद जिक्र करते हैं। या प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। तो ये डीएनए के फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये धागे जो आपको नजर आ रहे हैं, इन धागों को नाम दे रहे हैं हम क्रोमैटिन, क्योंकि डीएनए क्रोमैटिन की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये है आपका क्रोमैटिन। और जबकि एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर अंदर होता है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है, अभी वो देखते हैं 1 बाय 1 करके। अब यही देखेंगे बच्चों। तो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्यारे बच्चों, मेम्ब्रेन या एनवेलप का नाम आप इसको दे सकते हो। तो सुन लो बात, डबल मेम्ब्रेन है। कैसी ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन, डबल एनवेलप होता है। एक इनर है, इनर जो लिंक्ड है विद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ
ये लिंक्ड है। और एक और बात भी है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, कि इस न्यूक्लियस को शेप देने के लिए अंदर खास किस्म की प्रोटीन भी होती है जिनको न्यूक्लियर लैमिना का नाम दिया जाता है, ये उनके साथ भी लिंक्ड होती है। और एक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्यारे बच्चों, ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होगी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम की तरफ नोट करें, डायग्राम की तरफ फोकस करें। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। अब आउटर मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एक ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोटीन की तैयारी के लिए या लिपिड्स की तैयारी के लिए यूज होती है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुन ले मेरी बात कि एक और बड़ा अहम स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है और उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर। हाँ, उससे पहले एक और बात आपको बताता चलो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, बोथ मेम्ब्रेन्स सेपरेटेड बाय, दोनों के दरमियान बाय अ स्पेस, एक स्पेस होती है और उस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों उसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देंगे। और अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस पे कहीं कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आता है बच्चों कि जहां पर दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी होती है, जैसे कि यहां पर, और यहां पे बन जाता है एक पोर, एक न्यूक्लियर पोर। और यही आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, नाम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियर पोर का। क्या नाम लिख देते हैं बच्चों? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर है क्या और ये किस लिए काम, इसका काम क्या है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर पोर सुराख है, डिपेंड करता है कि कौन सा कितना ज्यादा प्रोटीन तैयार करता है, उसी की बुनियाद पर बेटा इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स होंगे। ये चंद भी हो सकते हैं और बहुत चंद हजार भी हो सकते हैं मेरे बच्चों, ये न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, बड़ा हम एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कौन सी जगह है जहां पर दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई होती है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी वो न्यूक्लियर प्रोटीन है। बच्चों इस ये जो न्यूक्लियर पोर है, सबसे पहले तो हम इसका फंक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ बाद में जाएंगे। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? आपको पता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके पास डीएनए है। जो आपका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के पास मौजूद है क्या? एक डीएनए, जो कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। और मैंने अभी आपको कहा कि ये जो डीएनए है ये आपका प्राइम मॉलिक्यूल है जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उस आरएनए का नाम होता है मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियस से बाहर आना है। तो बच्चों ये जो मैसेंजर आरएनए है ये साइटोप्लाज्म की तरफ आएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर्ट। यानी कि समझ लें ये हमारे पास बेचारा एक मैसेंजर आरएनए बन गया है, तो ये यहां से ही बाहर आएगा। बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं इन पोर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन्स अंदर जाती हैं, फॉर एग्जांपल राइबोसोमल प्रोटीन्स अंदर जाती हैं इन्हीं पोर्स के थ्रू। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं फंक्शंस को तो देख लिया, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की। तो बच्चों स्ट्रक्चर के लिए ये अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर किसका? न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों ये आपके सामने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स है। अब मैंने इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक छोटे से टुकड़े को काट कर आपके सामने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम को देखो, ये डबल मेम्ब्रेन, छोटा सा क्रॉस सेक्शन है ना, छोटा सा हिस्सा क्रॉस सेक्शन है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब है जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगी और इनर मेम्ब्रेन का मतलब है जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगी। और बच्चों आप देखते हैं कि ये इसके दरमियान ये सुराख है, यहां से कोई चीज अंदर जाएगी या न्यूक्लियस से कोई चीज जो है वो इस जगह से बाहर आएगी इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। और आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पोर के इर्द गिर्द प्रोटीन्स का एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा कम्प्लेक्स यहां पर मौजूद है। याद रखना, क्योंकि ये भी इसकी जो कंपोजिशन है वो भी वही है जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पढ़ी है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड बाइलेयर है। एक लिपिड बाइलेयर ये है और एक लिपिड बाइलेयर ये है। प्यारे बच्चों लिपिड्स के दरमियान कभी भी कोई सुराख नहीं हो सकता।
आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा है, लिंक मौजूद है नीचे, उस लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंच जाओगे। वहां पे बात हमने यही, जब हमने लिपिड्स को पढ़ा था तो यही आगाज किया था कि लिपिड्स क्या हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। हम मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन उसके दरमियान कोई होल क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज बल्क में जानी है तो बच्चों बल्क में जाने के लिए उसके लिए यहां पर प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन उसकी चार दीवारी बनाई। अब प्रोटीन यहां पे कौन कौन से मौजूद है बेटा, अब ये डायग्राम आपने ड्रा करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी आपको। जब लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो आपको ड्रा करनी पड़ेगी बच्चा। अच्छा, यहां पर एक प्रोटीन ऐसी है, ये देखें, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दीवारों के साथ अटैच है। ये वाली, ये जो आपको ये कॉलम लाइक नजर आ रही है, अब ये कॉलम लाइक है तो हम इसको कहेंगे कॉलम सब यूनिट। ये इस तरह अरेंज हुए हैं, जैसे ये मार्कर है ना, या आप यूं समझे कि ईंटें रखी गई हैं होल के इर्द गिर्द। होल को बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द क्या रखी गई है, ईंटें रखी गई हैं। तो ये जो ईंटें रखी गई हैं, इन ईंटों का नाम है कॉलम सब यूनिट। अब इस कॉलम सब यूनिट के ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे, आउटर और इनर साइड पे रिंग प्रोटीन है या रिंग सब यूनिट पाया जाता है। अब ये जो रिंग सब यूनिट है, ये इसको ऊपर, अंदर और बाहर दोनों से कवर कर रहा है। और फिर प्यारे बच्चों, इन कॉलम सब यूनिट के अंदर वाली साइड पे एक और प्रोटीन है जिसको नाम दिया जाता है एनुलर सब यूनिट। ये होल के अंदर वाली साइड को उसने कवर किया हुआ है, रिंग की शक्ल में यहां पे मौजूद होंगे। जो आपका न्यूक्लियर पोर है उसके अंदर वाली साइड पे ये अरेंज हो। अब ये क्रॉस सेक्शन है, आधा सुराख आपको दिखा रहा हूं सामने से काट के। तो प्यारे बच्चों, अब इस सुराख को अपनी जगह पर लगाने के लिए आपको पता है कि अगर आपने दीवार के साथ, समझ लें ये दीवार है आपकी, और इस दीवार के अंदर आपने एक डोर लगाना है। तो बच्चों, डोर को लगाने के लिए यहां पर अगर डोर लगाना है तो डोर को दीवार के अंदर फिक्स करने के लिए यहां पर खास किस्म के मीखे होती हैं, यानी कि यहां पर एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है जो दीवार के अंदर दंस जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसको अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो इसी तरह इस पोर को, न्यूक्लियर पोर को अपनी जगह पर रखने के लिए यहां पर खास किस्म के ये दो मीखे मौजूद हैं जिनको नाम दिया जाता है लुमिनल सब यूनिट। कील समझ लें, जैसे कील के साथ इसको ठोका गया हो, उसको अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब दोबारा रिपीट करते हैं इस पूरी बात को। इसी दीवार की और इस दरवाजे की एनालॉजी ले लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी दरवाजा लगना है तो उस दरवाजे के लिए एक चुगाट होती है बाहर की। वो जो चुगाट है, वो जो चार दीवारी, वो जो चार साइडें हैं जहां के दरवाजा लगना है बेटा, वो असल में आपकी कॉलम सब यूनिट है। और उस चुगाट के ऊपर और नीचे रिंग सब यूनिट डिजाइन के लिए बनाए गए हो। और अंदर की जानब प्यारे बच्चों, जैसे ये दरवाजा है तो समझो आप इधर अंदर की जानब कोई चीज लगा दो। जब ये अंदर की जानब कोई चीज लगा दोगे इस आप दरवाजे पे, तो समझो इसी तरह यहां पर जो एनुलर सब यूनिट है ये भी अंदर की तरफ लगे हुए, जहां से आपने गुजर के जाना है, जहां पे किसी भी मटीरियल ने गुजर कर जाना है तो वो इसी जगह से जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा यहां पर कुछ फाइब्रल प्रोटीन है, न्यूक्लियर फाइब्रल और ये साइटोप्लाज्मिक फाइब्रल प्रोटीन्स हैं। अब जो यहां पर नीचे वाली है, ये इस तरह अरेंज हुई है कि ये बास्केट की शक्ल देती है। वो बास्केटबॉल वाला होता है ना, जहां पे गोल किया जाता है। बास्केटबॉल जो एक गेम होती है, वहां पे एक टोकरी लगी होती है, तो उसके टोकरी के नीचे वो धागे, उसके नीचे वो रस्सियों से एक पूरा वो नेटवर्क बना होता है। एग्जैक्टली ये भी उसी तरह है, और ये न्यूक्लियस वाली साइड पर है। और प्यारे बच्चों, ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर साइड पर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसको नाम दिया जाता है लैमिना का, न्यूक्लियर लैमिना। ये इसको शेप प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस की शेप, इसको खास किस्म की शेप देता है। या ये स्फेरिकल होगा या ये एलिप्सॉइडल होगा, वो डिसाइड कौन करेगा प्यारे बच्चों, लैमिना। अब लैमिना सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, बल्कि अंदर ये जो डीएनए मौजूद है, ये जो क्रोमैटिन मौजूद है, इसको भी अपने साथ जोड़ कर रखता है। तो समझे, ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके साथ खास किस्म की प्रोटीन्स इस तरह अटैच होती है। इन प्रोटीन को कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना का नाम दिया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियर लैमिना है, लैमिना न्यूक्लियस को शेप दे रहा है, और ना सिर्फ शेप दे रहा है बल्कि अंदर जो डीएनए मौजूद है, जो क्रोमैटिन मौजूद है, ये उसको उसके साथ अटैच करके रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी हमारे न्यूक्लियर पोर की। अब आगे चलते हैं, एक और ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रोमैटिन। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा अहम स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया जाता है डीएनए। प्यारे बच्चों, ये जो डीएनए है, इसी के पास इंफॉर्मेशन है आपके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये एक प्राइम मॉलिक्यूल है डीएनए।
बड़ा ही बारीक और बड़ा ही प्राइम मॉलिक्यूल है। क्या आप जानते हैं कि आपके एक छोटा सा जो सेल है जिसके अंदर जो चंद माइक्रोमीटर का है और उसके अंदर 5 से 10 माइक्रोमीटर का एक न्यूक्लियस है एवरेज, और आपके पूरे सेल का 10% ये बनाता है। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 46 आपके पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। आप उन 46 को एक के बाद आगे दूसरे को रखकर इस तरह अरेंज करें तो इसकी जो लेंथ बन जाती है वो तकरीबन 6 फीट बन जाती है। कुछ बुक्स में 7 फीट भी लिखा होगा प्यारे बच्चों। और वो 6 फीट डीएनए पैक करके एक छोटे से 10 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर रख दिया गया है। तो ये कुदरत का एक बहुत मार्वेलस काम है प्यारे बच्चों। अब ये जो अगर देखा जाए 6 फीट का जो डीएनए है और एक डीएनए जो एक क्रोमोसोम के हिस्से आता है, आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो एक जो छोटा टुकड़ा एक क्रोमोसोम के हिस्से आता है, अगर एवरेज निकाला जाए प्यारे बच्चों तो वो 1.5 इंच का हो, यानी कि इस मार्कर के ढक्कन से भी बड़ा, इससे भी बड़ा एक डीएनए का मॉलिक्यूल एक क्रोमोसोम को बनाता है। अब इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरह पैक होता है, यही आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों। आपको पता है कि आपका जो डीएनए है वो बड़ा ही प्राइम मॉलिक्यूल है, बड़ा ही प्राइम और बड़ा ही बारीक मॉलिक्यूल है बच्चों, और डबल स्ट्रैंडेड ये होता है। और आपको पता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका डायामीटर कितने है, जस्ट 2 नैनोमीटर प्यारे बच्चों, 2 नैनोमीटर। ये बड़ा ही बारीक है, यही वजह है कि इतने बारीक होने की वजह से ये पूरे एक न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों चूंकि ये न्यूक्लियस, ये जो आपका डीएनए है वो बड़ा ही प्राइम है, भाई इसको चाहिए प्रोटोकॉल। अगर ये डैमेज हो जाए तो सेल किसी काम का नहीं रहता, तो इसलिए सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चाहिए है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि डीएनए के साथ अटैच होंगी प्यारे बच्चों प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन। नोट कर लो, एमसीक्यूज पूछा जाता है, एमडी कैट में भी पूछा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ जुड़ी होती है। और आपको पता है कि आपके डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटीन के ऊपर पता है, हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि लाइसिन इसके अंदर जो है वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्यारे बच्चों अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं, आपका जो डीएनए है ये एसिडिक है। एसिडिक का मतलब आपको पता है, और प्रोटीन जो है यानी कि हिस्टोन जो है ये बेसिक है। तो आपको ये बात का पता है, अंदाजा है कि दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और एक एसिड है और एक बेस है, ये तो हमेशा रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इस वजह से, इन दो अट्रैक्शन की वजह से। तो प्यारे बच्चों फिर होगा क्या, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल इस तरह 2, 3 and 4, और इसी तरह 4 इनके पीछे बना लेते हैं। आप समझ लेंगे इनके पीछे भी 4 है। ये जो 8 ऑक्टेट है, 8 हिस्टोन, नीचे लिख देता हूं मैं, 8 हिस्टोन का जो एक कोर है इसके इर्द गिर्द इस डीएनए को लपेट दिया जाता है। इस डीएनए को प्यारे बच्चों इसके इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है, तो ये ऐसा बीडेड स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो। अब ये जो ये स्ट्रक्चर बना है इसमें इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियोसोम का। क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोसोम, जो एक बीड बन रहा है प्यारे बच्चों। इसके अंदर 8 हिस्टोन है और 200 न्यूक्लियोटाइड का लंबा डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। अब इसी तरह कुछ वक्फे के बाद फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा, ऑक्टेट आएगा, किसका, हिस्टोन प्रोटीन का, और आपका डीएनए फिर उसके इर्द गिर्द कॉइल कर देगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी तरह आप धागा ले लें घर में, उस धागे के ऊपर एक गिरा लगाएं, थोड़े वक्फे के बाद फिर गिरा लगाएं, थोड़े वक्फे के बाद फिर गिरा लगाएं, तो ऐसे जो बीडेड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, आपका डीएनए बिल्कुल उसी तरह ही बना होता है। तो अगर मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपको डीएनए कुछ इस तरह नजर आ रहा होता है, ये बीडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है इस तरह, ये आपको डीएनए इस तरह नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों अब ये जो डीएनए है जिसके अंदर डीएनए है और प्रोटीन है, इसको इस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है क्रोमैटिन का। क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, क्रोमैटिन का। ये एक फाइबरस स्ट्रक्चर है। फाइबरस स्ट्रक्चर का मतलब ये एक लॉन्ग फाइबर की तरह है, समझ लें। ये आपका जैसे ये आपका न्यूक्लियस है,
तो इसके अंदर ये इतने ज्यादा ये जो फाइबर है ये क्रोमेटिन है। इनको क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों? क्रोमेटिन का नाम देंगे। याद रखना ये जो क्रोमेटिन है ये दो हालतों में होगा, या आपको यूं कह दूं कि जो आपका डीएनए है ये दो हालतों में होगा। डीएनए या तो क्रोमेटिन की शक्ल में होगा एक सेल के अंदर, तो प्यारे बच्चों, या फिर ये होगा क्रोमोसोम की शक्ल में। बच्चों कब क्रोमेटिन होगा, कब क्रोमोसोम बनेगा? जब तो सेल नॉन डिवाइडिंग है। नॉन डिवाइडिंग का मतलब है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, जब वो इंटरफेज में है। इंटरफेज का मतलब है एक ऐसा फेज जहां पे सेल खुद को डिवाइड नहीं करता। अगर सेल ऐसी स्टेज पे है तो हम इसको कहते हैं क्रोमेटिन का। आपसे कोई पूछ ही लेता है कि आप कैसे बताओगे कि एक सेल डिवाइडिंग है या नॉन डिवाइडिंग है, तो बच्चों बता देना, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो स्टेन करके सेल को, आपको क्रोमोसोम नजर आ जाते हैं, तो कह देना कि भाई ये सेल डिवाइडिंग है, अभी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आते तो कह देना कि ये सेल डिवाइड नहीं कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों क्रोमोसोम बन जाते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है। अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। तो आपको पता है कि यही क्रोमेटिन जब सेल ने डिवाइडिंग कंडीशन में जाना है, जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब उसने डिवाइड करना है, तो यही क्रोमेटिन इस तरह क्वाइल होना शुरू हो जाएगा। ये क्वाइल होना शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्वाइल होता जाएगा तो पैक होता जाएगा, इस तरह क्वाइल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ये प्यारे बच्चों एक शक्ल बना लेगा कोई इस तरह की। इसको नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। इसको कवर कर लेते, सही से ड्रा कर लेते हैं। ये प्यारे बच्चों ये हमारा दो आर्म्स पर मुश्त मिल क्या बन गया है? क्रोमोसोम। अब आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर एक कंस्ट्रिक्शन मौजूद है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वो पॉइंट है जहां पर दो इसके जो आर्म्स हैं इसको आपस में पकड़ा गया है। इसको एक और नाम भी देते हैं प्यारे बच्चों, इसको सेंट्रियोल का नाम भी देते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अब जब सेल ने डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने से पहले डीएनए यानी क्रोमेटिन अपनी एक शक्ल, अपनी एक कॉपी तैयार कर लेता है। कॉपी किस लिए तैयार करनी है? जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो आप अपनी एक कॉपी दूसरे सेल को दे देगा। तो आपको एक बात बताता चलूं, अगर तो आपका क्रोमेटिन ये क्रोमेटिन है एक, अगर ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम बने इंटरफेज में, तो बेटा इसकी शेप कुछ यूं होगी। लेकिन ये चूंकि बनता है उस वक्त जब सेल ने डिवाइड करना होता है, तो ऐसे में अपना जो आपका डीएनए है वो अपनी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं, और आपका क्रोमोसोम इस तरह दो आर्म्स पर मुश्तमिल नजर आता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो एक आर्म है इसको नाम दिया जाता है क्रोमेटिड का, और एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड का सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेंटर में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक खास स्ट्रक्चर से, जिसको नाम दिया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या इसको नाम दिया जाता है सेंट्रियोल का। सॉरी, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर का। इसको नाम दिया जाएगा प्यारे बच्चों क्या? सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर का नाम दिया जाता है। और प्यारे बच्चों, अब इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर का मकसद क्या है? यहां पर एक और बड़ी अहम प्रोटीन इसके साथ जुड़ी होती है, बड़ी ही अहम प्रोटीन। इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये खास किस्म की प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन किस काम आती है? जब सेल ने डिवाइड होना है और क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी है, तो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल आके अटैच होंगे और क्रोमोसोम को अलग किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्रोमोसोम है आपके पास, इसको नाम दिया जाता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों इसको? क्योंकि डुप्लीकेटेड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल ने डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो डीएनए की भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एक कॉपी अपने पास रखनी है और एक कॉपी आने वाले सेल के अंदर दे देनी है। अरे बच्चों, आपके जो क्रोमोसोम की तादाद है ह्यूमंस के अंदर इस क्रोमोसोम की तादाद जो है वो है 46। अब कुछ ऐसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये हर एक, आपके तमाम सेल के अंदर 46 ही होंगे। और प्यारे बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ आपके पास इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 क्रोमोसोम भी होते हैं। और फॉर एग्जांपल, आपके पास एक है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। प्यारे बच्चों, इस फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक और बात आपकी बुक ने लिखी हुई है कि एक इंडियन फर्न प्लांट है, उसका नाम है इंडियन फर्न, और उसके पास है तकरीबन 1260 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेल टू सेल वेरी करती है।
प्यारे बच्चों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक और बात बताना चाहता हूं अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, और वो ये है प्यारे बच्चों, आपका जो क्रोमैटिन है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्रोमैटिन जो है वो तो इस तरह है, बीडिड स्ट्रक्चर है, बीडिड स्ट्रक्चर। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्रोमैटिन दो तरह का होता है, आपकी बुक ने लिखा है। ये क्रोमैटिन या तो होगा अयू क्रोमैटिन, यू का मतलब होता है ट्रू क्रोमैटिन, जो सही काम करेगा, और एक है प्यारे बच्चों हेटेरोक्रोमैटिन। ये दोनों में फर्क है प्यारे बच्चों। क्या फर्क है समझ लीजिएगा। यू क्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड है, और जबकि आपके पास जो हेटेरोक्रोमैटिन है दिस इज टाइटली पैक्ड, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मजबूती से पैक किया जाता है। अब ये लूजली पैक्ड इसलिए है क्योंकि यहां पर होनी है इसकी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए का बनने का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये तो एक्टिव है प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे ये इनएक्टिव है, यानी कि यहां पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। प्यारे बच्चों ये आपको जब आप क्रोमोसोम को स्टेन करोगे ये आपको लाइट कलर अपीयर होगा, तो प्यारे बच्चों ये आपको डार्क कलर अपीयर होगा। इसका उसकी लॉजिक है ना, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, ज्यादा कंडेंस्ड है, तो इसलिए यहां पर ये स्टेन भी ज्यादा गाढ़ा नजर आएगा, कलर ज्यादा गाढ़ा नजर आएगा, और ये जो है वो लाइट कलर में आपको। प्यारे बच्चों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक और बात बताना चाहता हूं कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो कंस्ट्रिक्शंस होती है। एक तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ये है जिसका नाम दिया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और एक ऐसा होता है कुछ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है, इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी कुछ क्रोमोसोम्स के पास होती है। अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस हैं यही आपस में जुड़ते हैं, और प्यारे बच्चों आपका एक नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस, वो बना देते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियोलस। और आपको पता है कि इस सेकेंडरी जो कंस्ट्रिक्शन है इसका एक और नाम भी है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, या इन शॉर्ट आप इसको NOR का नाम भी दे देते हो, क्योंकि यहां इनके मिलने से आपस में आपके पास क्या बनना है न्यूक्लियोलस। तो प्यारे बच्चों अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियोलस के बारे में, तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोलस को। प्यारे बच्चों अभी टॉपिक है आपका न्यूक्लियोलस। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को बनाने की फैक्ट्री है प्यारे बच्चों। ये इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए की तैयारी करवाता है। इसको कहा जाता है इट इज द डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर ये ज्यादा डार्क स्ट्रक्चर है। यहां पर ये देखिए ये डार्क स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस का नाम दे दिया जाता है प्यारे बच्चों। अब न्यूक्लियोलस को बनाने वाले कौन है प्यारे बच्चों, ये मिलकर बनता है NOR से, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो है उनके मिलने से ये बनेगा, और इसको क्या नाम दिया जाएगा न्यूक्लियोलस का नाम दिया जाएगा। अब यहां पर है क्या प्यारे बच्चों, यहां पर है राइबोसोमल डीएनए। अब आपको पता है कि डीएनए के पास जब भी जो इंफॉर्मेशन है वो उसने आरएनए की शक्ल में ही एक्सप्रेस करनी है, और ये डीएनए प्यारे बच्चों तैयार करवाएगा राइबोसोमल आरएनए। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं RNA, या इसको नाम दिया जाएगा RDNA। ये यहां पर इस न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। सपोज कर लें ये आपका न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है प्यारे बच्चों। इसके ये सेंट्रल जो पोर्शन है यहां पर इस तरह फाइब्रल, इसके दो रीजन है। इसके न्यूक्लियोलस को अगर थोड़ा बड़ा करके बनाए तो प्यारे बच्चों इसके दो रीजन है। एक सेंट्रल रीजन है, इसको नाम दिया जाता है फाइब्रल रीजन। इस फाइब्रल रीजन के अंदर आपका मौजूद होगा प्यारे बच्चों RDNA या फिर RNA, और ये जो बाहर यहां पर ये जो हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है ग्रेन्यूलर रीजन। और यहां पर क्या होंगे प्यारे बच्चों, यहां पे मैच्योर राइबोसोमल RNA होंगे और प्लस यहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से ये आपको ग्रेन्यूलर अपीयर आता है, जिसकी वजह से आपको ग्रेन्यूलर नजर आता है। प्यारे बच्चों याद रखना ये जो राइबोसोमल RNA है
इसने बाद में जाकर इस राइबोसोमल आरएनए के साथ आकर साइटोप्लाज्म से आएंगी, साइटोप्लाज्म से आएगा प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स जब यहां पर पहुंचेंगी तो इसके साथ प्रोटीन जब मिल जाएंगी बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो है वो फिर बाद में वापस कहां पे आ जाएंगे बच्चों, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। अब इस पूरी फ्लो शीट को मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, समझ लीजिएगा। ये आपका न्यूक्लियोलस है, यहां पर बन रहा है क्या, राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, और बाहर से जाएंगे यहां से प्रोटीन। आपको पता प्रोटीन की तैयारी तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो बच्चों यहां से जाएगी प्रोटीन अंदर की जानब, और यहां पर जब प्रोटीन और आरएनए आपस में मिल जाएगा तो बच्चों ये आपके बन जाएंगे राइबोसोम। और राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, ये अलग अलग बनेंगे। जब राइबोसोम बन जाएगा तो बच्चों राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है, और फिर वो राइबोसोम आकर या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाएगा, या फिर बच्चों इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली राइबोसोम अपना काम करेंगे। और इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है प्रोटीन की तैयारी करना। इसका काम क्या है बच्चों, प्रोटीन की तैयारी करवाना। तो ये था आपका न्यूक्लियोलस। अब एक न्यूक्लियोलस जो है एक सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सेल क्या काम कर रहा है। अगर तो प्रोटीन की तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, एक ऐसा सेल है जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होनी है, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी उतने ही ज्यादा होंगे और उसके अंदर राइबोसोम्स भी उतने ही ज्यादा बनेंगे। प्यारे बच्चों आज का टॉपिक था न्यूक्लियस का, और अगर आपके लिए ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, और लगन से पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि प्यारे बच्चों आप अपने आप को उन सीटों पर बैठे देख सकें जहां पर आप अपने आप को बैठा हुआ डिजर्व करें प्यारे बच्चों। ये उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आपने बायोलॉजी को चूज किया है, भरपूर तैयारी करेंगे। और प्यारे बच्चों उस भरपूर तैयारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।